बेटे का बेटा, जो हमारा सौर वर्ष था, उसी को आज हम यीशु ख्रिस्त के नाम से बिफोर क्राइस्ट के, या तो इस तरह से हम घटनाओं का वर्णन करते हैं कि बिफोर क्राइस्ट और ईस्वी सन इतना इतना, तो वो यीशु के नाम से बेटा का बेटा अभी प्रचलन में आ गया। तो वो नया कुछ नहीं किया है। पहले हमारा एक काल से दूसरे काल पर जाना, उसको हम कालांतर कहते थे। तो बहुत सारे लेखक यहाँ से जो गए सीख सीख कर, तो उन्होंने, मार्कोलेजो है, उन्होंने सब अपने अपने जगह पर अपना अपना अध्ययन करके फिर कालांतर में से वो त नहीं बोल सकता थे तो उसकी जगह वो द बोलते थे, है माय चियर, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो इस तरह से वो कालांतर ऐसा वो बोलने लगे। कालांतर शब्द था, उसका कालांदर हुआ, कालांदर। उसके बाद वो लोग द नहीं बोल सकते तो कालांडर कहने लगे। उसके ऊपर से शब्द आया कैलेंडर, बराबर है। आप स्पेलिंग देखेंगे तो कालांतर का ही रूप कैलेंडर में है। तो कालांतर अर्थात एक काल से दूसरे काल पर जाना। तो कैलेंडर आया, वो सूर्य की गति को ध्यान में रखते हुए कहा, तो 365 दिन, वो सौर वर्ष के 365 दिन भी ईयर के होते हैं, आपको पता है वो। अब उन्होंने केवल सूर्य को पकड़ लिया, इसके लिए हमारा डेट वगैरह सूर्य के हिसाब से चलती है। आपको वो पता है कि डेट ऐसे 12 बजे बदल जाती है, लेकिन मुख्यतः से वो डे को, या अभी उनके हिसाब से तारीख के हिसाब से हमारा एक ही त्योहार आता है, और वो होता है मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को आती है। वो कोई तिथि पर नहीं आती, और उसका कारण है कि वो सूर्य के रिलेटेड त्योहार होता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश होता है, प्रवेश करता है, तो उस दिन से हम उसको मकर संक्रांति, सूर्य की मकर में आने की घटना, उसको हम संक्रांति कहते हैं, तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो वो एक दिन मतलब एक डेट को लेकर एक त्योहार आता है, जो हमने बताया। अब भारत ने केवल सूर्य को ही प्रधानता नहीं दी, चंद्र को भी दी। और कृषि में सबसे ज्यादा उपयोग चंद्र का और नक्षत्रों का होगा। चंद्र को देखकर मुस्लिमों ने कैलेंडर बनाया। तो मुस्लिमों ने के कैलेंडरों में चंद्र का उदय देखा जाता है, चंद्र का अस्त देखा जाता है, उसके बाद उसके रोजा वगैरह का, उसका जो उपवास वगैरह का छोड़ना होता है, तो वो सब चंद्र को देखकर होता है। तो ये वो चंद्र से चलते हैं, वो सूर्य से चलते हैं। नक्षत्र वाइज वो दोनों में से कोई नहीं चलते। सूर्य, चंद्र और नक्षत्र से तीनों में से एक भी नहीं चलते हैं। पारसी कैलेंडर भी बनना है, उसमें भी सूर्य का, चंद्र और कहीं कहीं पर नक्षत्र का विचार किया गया है। लेकिन भारतीय कैलेंडर जो हमारा है वो परफेक्ट है, उसमें सूर्य का, चंद्र का और नक्षत्र का तीनों का विचार किया गया है। और तीनों जब जब तीनों का विचार करते हैं तो हम उसका प्रभाव फसल पर, जमीन पर देख सकते हैं, और उसके हिसाब से हम कोई कोई निर्णय ले सकते हैं। तो इसके लिए तीनों को समझना बहुत आवश्यक होता है किसानों के लिए। यद्यपि ये अंतिम विषय था मेरा, उसके बाद जब जब हमको समय मिलेगा कुछ कृषि की बातें मैं करता जाऊंगा जब जब, लेकिन इसको मैंने समझना उचित समझा कि ये आपको ध्यान में आए। तो हम बहुत सारे आगे प्रयोग करने वाले हैं, वो दिन को लेकर आएंगे, पैसिफिक को, पक्ष को लेकर आएंगे, कुछ विशेष खगोलीय घटना को ध्यान में रखते हुए आएंगे। तो ये पहली बात हुई कि इसको आप समझिए इस तरह से कि एक सूर्य, चंद्र और नक्षत्र का तीनों को ध्यान में रखते हुए ये कैलेंडर बना है। इसके लिए चंद्र के जो वर्ष, चंद्र का जो होता है वर्ष, वो चांद्र वर्ष कहा जाता है, उसके 354 दिन होते, 354, और उसके होते 365। तो वो गैप आता है 11 दिन का, लगभग लगभग 10.5 दिन का गैप आता है दोनों के बीच में। इसके लिए हमको दोनों को साथ करने के लिए एक मल मास जोड़ा जाता है। 3 साल पर एक पुरुषोत्तम मास, मल मास आता है, अधिक मास आता है। वो इसलिए आता है कि सूर्य वर्ष को और चांद्र वर्ष को समान रूपता दी जाए, समान किया जाए। इसके लिए ये बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च है, बहुत सारे उसके ऊपर लेख है कि किस तरह से वो वर्ष आता है मल मास। उसकी कभी हम बात करेंगे कि वो किस तरह की घटनाएं होती है। अभी हम देखते हैं कि खास करके सूर्य पूरी की पूरी परिक्रमा होती है अपनी आकाश में, वो 27 नक्षत्रों पर होती है उसकी। तो 27 नक्षत्रों को एक एक नक्षत्रों में सूर्य लगभग लगभग 13 दिन से लेकर 14 दिन तक रहता है। किसी में 13, किसी में 13.5, किसी में 14।
तो इस तरह से मिनिमम वो कोई कोई नक्षत्रों में 12 से 13 दिन तक रहता है। वो उत्तराषाढ़ा, वो कभी हम बात करेंगे उसकी, कि 13 दिन उसका मिनिमम एक नक्षत्र पर होता है। उसके बाद वो आता है तो वो उस जगह पर जो नक्षत्र होता है वो वहां सूर्य का प्रभाव होता है। उस तरह से पूरा का पूरा हमने वो एक